नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। मतदाताओं को लुभाने की विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन पार्टियां अभी से मतदाताओं का भरोसा और दिल जीतने में जुट गई हैं। सीएम योगी पूरे एक्शन में आ गए हैं। योगी सरकार ने पंचायतों को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 58,189 नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें पंचायत सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती होगी। सीएम योगी ने पूरी प्रक्रिया 6 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 17 जिलों को फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। अपराध पर भी सीएम योगी ने एक बार कड़े तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत तमाम छोटे दल भी जातीय समीकरणों के साथ लोगों की जुड़ने की रणनीति को अख्तियार कर रहे हैं। कांग्रेस धरना प्रदर्शन के जरिए खुद को मजबूत कर रही है, तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवाओं का साथ हासिल किया जा रहा है। बीएसपी कल से ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। विकासशील इंसान पार्टी भी फूलन देवी का शहादत दिवस मनाने की तैयारी में है। पार्टी फूलन देवी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाएगी, यानी मल्लाह समाज को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। पार्टियों की गतिविधियों से साफ यह है कि वो अब सियासी दांवपेच के अलावा जमीन पर उतरकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, वोटर्स को साध रहे हैं। यानी पार्टियों को मतदाताओं की याद आ गई है। पार्टी जो रणनीति बनाए, लेकिन मतदाता अभी मौन है। वो सब पार्टियों के रंग देख रहे हैं। अभी और दावे होंगे, वादे होंगे, नए नए नारे गढ़े जाएंगे, लेकिन मतदाता किस पर भरोसा करेंगे ये देखना होगा। किस पार्टी की क्या रणनीति है, किसके दाव पेच में कितना दम है, क्या करवट ले रही है यूपी की सियासत, तमाम पहलुओं पर आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। याद आए मतदाता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सियासी पार्टियों ने अभी से गोटियां बिछानी भी शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां पार्टियां जाति समीकरण साधने में जुटी हैं, तो वहीं मतदाताओं का भरोसा जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सीएम योगी ने भी वोट और बूथ को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 58,189 नियुक्तियां होंगी। पंचायत सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती होगी। हर महीने 6,000 रुपए मानदेय मिलेगा। पूरी प्रक्रिया 6 महीने में पूरा करने के निर्देश। लोक निर्माण विभाग के कार्य हैं। आप लोगों को पता ही है, वहां पर श्री राम लल्ला की एक भव्य मंदिर भी बन रहा है। वहां पे 251 मीटर का एक वहां पे ऊंची मूर्ति भी बन रही है। श्रद्धालुओं की जो संख्या आने का अनुमान है, साथ ही साथ वहां पर्यटन की दृष्टि से भी उसका एक स्थान बनेगा। योगी सरकार चुनाव से पहले रोजगार की बात कर युवाओं के दिल में जगह बनाने में जुट गई है। सरकार 17 जिलों के लोगों को फ्री वाईफाई की सुविधा भी देगी। फ्री वाईफाई की ये सुविधा खासतौर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लॉक और रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। बीजेपी और संघ दिल जीतने में जुटे हुए हैं, तो बीजेपी का खेल किसान बिगाड़ने में लगे हुए हैं। किसान कृषि बिल के बहाने बीजेपी से हिसाब चुकता करने में लगे हैं। यूपी सरकार किसानों के लिए कई योजना लाकर किसानों की नाराजगी दूर करने में लगी है। साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीएम ने सख्त रुख अपनाकर जनता को ये समझाने की कोशिश की है कि योगी के रहते हुए अपराधी सिर नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सीएम योगी ने अपराधियों को भी एक बार फिर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में जिसे अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो, वो गलत काम करे। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। इस देश में अपनी आवाज उठाना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है। दूसरे ट्वीट में प्रियंका ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं, वो उनकी नहीं, देश की जनता की है। याद रखें कि वो प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है।
प्रियंका गांधी चुनाव को देखते हुए काफी सक्रिय हैं और सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाती रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी एक बार फिर यूपी की सियासी सड़कों पर साइकिल दौड़ाने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद रथ यात्रा के जरिए कर चुके हैं। अखिलेश कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। बकरीद और निषाद समुदाय के लिए संघर्षशील रहे पूर्व मंत्री मनोहर लाल की जयंती के दिन रथ यात्रा की शुरुआत जातीय समीकरणों को भी बनाने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। छोटे दलों को साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले। बीएसपी भी कल से ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। यूपी के वोट बैंक पर दूसरे छोटे दलों की भी निगाहें हैं। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने भी चुनावी दांव चला है। 25 जुलाई को बिहार और उत्तर प्रदेश में पूलन देवी के शहादत दिवस को मनाने का ऐलान किया गया है। पार्टी उत्तर प्रदेश के 18 प्रमंडलों में पूलन देवी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेगी। मुकेश सहनी की निषाद यानी मल्लाह समुदाय के वोटों पर नजर है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी इस वोट बैंक के जरिए अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। चुनाव आते ही सियासी पार्टियां अपनी अपनी गोटियां हिट करने में जुट गई हैं। अब देखना ये होगा जनता किस पर भरोसा करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को वोटर्स याद आने लगे हैं और इस याद को वोट में तब्दील करने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति अख्तियार की जा रही है। अब कैसे वोटर्स को लुभाएंगे ये तमाम राजनीतिक दल समझने की आज कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ कमलाकर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मेरे साथ धर्मेंद्र यादव हैं चर्चा का हिस्सा समाजवादी पार्टी से, प्रोफेसर विवेक सिंह मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत धर्मेंद्र यादव आप ही से। सर, आपका रथ सड़क पर तो पहुंच गया, लेकिन लोगों के दिल में आप कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी है या रथ के सहारे सब कुछ तय किया जाएगा? समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के लोगों के दिलों में है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? या पंचायत चुनाव के नतीजों ने कहा है। अगर आपको जानकारी होगी तो आपको भी एहसास होगा इस बात का। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है, अगर आपको जानकारी है तो। अच्छा, आपकी जानकारी शायद उससे ज्यादा हो, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो वोटर है वो वोटर दोनों सेम होता है, पंचायत चुनाव का और आपके विधानसभा चुनाव का वोटर सेम। मुद्दे अलग अलग होते हैं सर? मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। तो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, प्रदेश के मुद्दे होते हैं। तो कैसे लोगों के दिलों में पहुंच जाएंगे? अब तो मुद्दों का भेद होगा ना। पंचायत चुनाव में तो जो मिला वो ठीक है, उस पर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आगे की इबारत कैसे लिखेंगे? कैसे दिलों में पहुंचेंगे? अभी आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि पूलन देवी जी का प्रतिमा कोई निषाद समाज के लोग बनवाएंगे। अगर किसी को सामाजिक न्याय के बारे में सीखना है तो समाजवादी पार्टी से सीखे। आदरणीय नेताजी ने पूलन देवी जी की जो पीड़ा थी, या तो उनके माँ बाप ने एहसास किया होगा या तो उन्होंने खुद किया होगा। इसके अलावा अगर कोई एहसास करने वाला व्यक्ति था तो आदरणीय नेताजी थे। और इस महिला को बीहड़ से उठा करके देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचाया, ये सामाजिक न्याय होता। समाजवादी पार्टी ये काम करती है, समाजवादी पार्टी कहती नहीं है, करती है। तो इसलिए हम इन लोगों के दिलों में पहले से हैं। अभी जो लोग जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो खाली जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के दिलों में अगर आप पहले से होते तो सत्ता पे भी आप ही होते। मल्लाह समाज का अच्छा खासा वर्चस्व है। हम सत्ता पर थे, हमसे एक आध जो गलती हुई है उसकी वजह से हमें जनता ने बाहर किया। वो गलती मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो काम लोगों के लिए किया उसको हम प्रचार नहीं करिए, हम उसके प्रचार में फेल रहे, इस वजह से हम सत्ता से बाहर गए। इस बात में आपको आश्वस्त तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, पिछली बार तो काम भी किया था आपके हिसाब से, पिछली बार तो काम भी किया था, इस बार तो काम भी नहीं है। मेरी बात पूरी होने देंगे तो आप पूछेंगे तो कहिए, मैं भी अपनी बात कह लूं, आप भी अपनी बात कह लें। कहिए। मैं भी अपनी बात कह लूं, आप भी अपनी बात कह लें। कहिए। जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र बोलिए, अब बोलिए। ठीक है, कोई तकनीकी दिक्कत आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है, आप बोलिए ना।
ठीक है, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप मेरे साथ रहिए, आपकी आवाज में दुरुस्त कराता हूं। लेकिन अश्विनी शाही भी मेरे साथ हैं। अश्विनी जी, असल में समाजवादी पार्टी बार बार यही कहती है, देखिए हमने काम कराया और हमारे किए गए कामों को भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि बता रही है। सर, कब तक उनके किए गए कामों के फीता काटेंगे? अपना कुछ बताइए ना आप लोगों को। श्याम जी, देखिए, काम करना चाहिए, जो भी सरकार हो उसको काम करना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की काम हो चाहे समाजवादी पार्टी की काम हो। और फीता चुनाव बीच में आ जाते हैं, अगला ही काटता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो काम किया घनश्याम जी, अधूरी मेट्रो, अधूरा एक्सप्रेसवे, जिसका डंका आज ये लोग पीटते हैं, आज तक जेपी सेंटर अधूरा, ये लोगों का काम है। मैंने कहा कि किया है इन लोगों ने, लेकिन ये छोड़कर गए। उसको पूरा कराने का काम जल्दीबाजी में इन लोगों ने उद्घाटन कर दिया उसका। और जबकि किसी काम को अगर आप करा रहे हैं, आप सरकार जनता की नुमाइंदगी करती है और वो सरकार हड़बड़ी में फीता काट कर चली जाए, उसको कहे कि दूसरी सरकार फीता काट रही है। देखिए, किसी ने गेहूं बेचकर कोई रोड नहीं बनाई, किसी ने अपने घर का गेहूं बेचकर जो है मेट्रो नहीं चलवाई। अब जनता के, आम जनता के पैसे से चीजें बनती हैं और जो हमारा नुमाइंदा होता है, जिस दल का हो, वो वहां पर बैठकर उस काम को करता है। तो समाजवादी पार्टी ढिढोरा पीटने का काम करती है। हमारे धर्मेंद्र भाई कह रहे थे हम बता नहीं पाए, अरे आज तक तो आप लोग वही बता रहे हैं, वही बताते हैं। मैं कह रहा हूं, देखिए, हम लोगों ने 30 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, जिसमें हर जिले में एक मेडिकल का हमारा सपना है। 9 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। कुछ अभी बनकर तैयार है, हो सकता है चुनाव के पहले और में हम। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ किया ना सर, मोटा मोटी यही बात है। नहीं, सुधर साहब, एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है कि मैं नेताजी की बात करता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की। उन्होंने अखिलेश जी को कहा था कि जिसका शिलान्यास करो उसका उद्घाटन भी कर दिया करो, ये उन्होंने कहा था। तो क्यों कहा था? क्योंकि शिलान्यास तो हो जाता है चुनावी टाइम पर, उसके बाद इनकी सरकार चली गई। तो ये चीजें हैं, काम हमने भी किए, काम उन्होंने किए होंगे। अच्छा अश्विनी जी, अधूरे कामों को हमने पूरा किया। अश्विनी जी, आप किसी भी बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? पैगासस के मामले में किसी की जासूसी नहीं हुई, बड़ा ना था। जब नोटबंदी हुई, लोग लाइनों में खड़े रहे, मौत हुई, तब किसी की मौत नहीं हुई, वो आपने नहीं माना, बड़ा ना। हमने देखा लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर किस तरीके से किलोमीटर चल चल के अपने घर पहुंचे और उसके दौरान उनकी मौत हुई, वो मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। सर, ये नहीं कितना बड़ा हो गया है पार्टी में, इससे उभरते हुए नजर क्यों नहीं आते आप? देखिए, आपने पॉइंटेड पूछा है, मैं बताता हूँ। पैगासस एक टोटली वो उसका समाचार आ गया। आप देखिए कौन सी एमनेस्टी इंडिया थी, उसका क्या था। जब दिल्ली में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसमें उसका हाथ पाया गया, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही थी। एक पैगासस का मामला आ गया। दूसरा, आप आ जाइए नोटबंदी की बात। नोटबंदी में कितने लाइन लगी, मैं कह रहा हूँ थोड़े दिन के लिए जनता का कष्ट था, लेकिन जनता को आराम मिला उससे। उसके बाद तीसरा, आपने कोरोना की बात कही, ऑक्सीजन से मौत हुई, ये राज्यों का विवरण आया है, वो माननीय मंत्री जी ने पटल पर रखा है। उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही राज्य नहीं है। सर, मेरा मुद्दा असल में आज ये नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए चीजें बताई है। और देखिए, राज्यों ने अगर डेटा नहीं भेजा था तो आपने भी कोई डेटा तैयार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की वजह से, उस पर आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। सर, बहुत सारी बातें ऐसी जहां आपकी तरफ से रिएक्ट करना चाहिए था। आपके राज्य कहां थे? आपके राज्य कहां थे? उन्होंने डेटा क्यों नहीं भेजा? मेरा मुद्दा नहीं है सर, इस पे मैं नहीं जा रहा हूं, इस पे लंबी बहस हो जाएगी। आप मेरे साथ रहिए। कमलाकर त्रिपाठी मेरे साथ है। कमलाकर जी, कांग्रेस किसी भी हाल में हो, आपसे अच्छा डिफेंड और आपसे अच्छी बैटिंग कांग्रेस के लिए कोई नहीं करता, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी मुझे बताइए सर, यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी भी दिखाई देती है, बीजेपी का तो दावा है ही है, छोटे दल भी लाव लश्कर लेके तैयार है। कांग्रेस सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव दिखाई देती है, हालांकि अभी इन दिनों प्रोटेस्ट करने लगी है, लेकिन क्या सोशल मीडिया के जरिए नैया पार हो जाएगी? देखिए घनश्याम भाई, देखना चाहेंगे तो आपको लल्लू जी आज भी अरेस्ट हुए, और जब से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तब से इस प्रदर्शन में इन्हीं की सरकार की देन है कि हर प्रदर्शन में और हमने पर प्रदर्शन किए, बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किए, सरकारों के मुद्दे पर प्रदर्शन किए। हाँ, आजकल देखिए जो सिस्टम लगा दिया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए पिछले 4.5 साल में 3.5 साल इस उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी हुई थी।
और पिछले 2 सालों से ये कोरोना का हवाला दे रहे हैं। इनको जब रैली करनी होती है, प्रधानमंत्री को जब भीड़ संबोधित करनी होती है, तब उनको कोरोना नहीं समझ में आता। जब पंचायत का चुनाव, जब हर जगह से ये फीडबैक आ रहा था कि ये न कराया जाए, ये कोरोना को टर्न ऑफ करेगा, तो पंचायत के चुनाव कराए जा रहे थे। और बाद में कोरोना का रोना लेकर के जो है विपक्षी दलों को प्रताड़ित किया जाता है। कांग्रेस के रैली में, कांग्रेस के प्रदर्शन में, प्रियंका जी के प्रदर्शन में जो लोग आते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो महामारी की धाराएं लगाई जाती हैं। और नरेंद्र मोदी जी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हैं, 6000 से ज्यादा की भीड़ रहती है, तो वो उन लोगों पे आग को पट्टी बंधी हुई है। और दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लिविंग इन डिनायल हैं। ये इनकी आंख तक पर्दे पड़े हैं, ये किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अपनी खामियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इन जो नहीं कर पाए उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको याद होगा, आपके साथ में उस समय डिबेट पे था जब योगी जी की सरकार नई बनी थी, और योगी जी ने कहा कि हम 1 महीने के अंदर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। और स्थिति ये है कि अगर आप लखनऊ से योगी जी के गोरखपुर चले जाइए, बनारस चले जाइए, तो अगर गर्भवती महिला होगी तो उस बेचारी को प्रसव हो जाएगा। इस तरह के गड्ढे हैं। बनारस शहर में पहली बारिश में शहर के बीचों बीच बरौलिया पर 50 फुट 60 फुट का गड्ढा होता है। कमलाकर जी, कमलाकर जी, इतने बड़े लंबे चौड़े वक्तव्य में जिसमें आपने कांग्रेस को डिफेंड करने की कोशिश की, आप सिर्फ बीजेपी की खामियां ही गिना रहे हैं। सर, लोगों को सिर्फ ये बताएंगे कि बीजेपी की क्या असफलताएं हैं। सर, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपका विजन क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है? लोग ये भी जानना चाहते हैं ना। कांग्रेस मतलब सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं उत्तर प्रदेश में, आपको विजन बताना पड़ेगा। कांग्रेस न प्रियंका गांधी है, न राहुल गांधी है, न लल्लू है, न प्रमोद जी है, न कोई नेता है, न कमलाकर त्रिपाठी है। कांग्रेस एक विचारधारा है, और हम उसी विचारधारा को लेकर के, सर्व समाज की विचारधारा को लेकर के चलते हैं। हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं, और हमारा रोड मैप भी यही है। हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं और सबकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज सर, इन बातों पे तो लोगों ने आपको खारिज कर दिया है, इन बातों पे तो लोगों ने खारिज कर दिया। आगे कुछ नया सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा ना। देखिए घनश्याम भाई, ये सही बात है कि हम लोग इतने हाई फाई और वाई फाई नहीं हैं। इस प्रदेश को रोजगार की जरूरत है, इस प्रदेश को इंडस्ट्री की जरूरत है, इस प्रदेश को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इस प्रदेश को ऊंचाइयों पे ले जाने की जरूरत है। जो प्रदेश योगी जी बना रहे हैं वो पॉलिटिक है। वाईफाई देकर के नौजवानों को रोजगार नहीं होगा। उनके पास कुछ तो है ना देने के लिए। सर, आपके पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं है। आप क्या बताएंगे लोगों को कि हम क्या देंगे, और लोग आप पे क्यों यकीन करेंगे? ये भी एक सवाल है। आप मेरे साथ रहिए कमलाकर जी, रहिए। ठीक है, ठीक है कमलाकर जी, आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस प्रोफेसर विवेक सिंह भी हैं। प्रोफेसर विवेक, चलिए, चुनाव के बहाने ही सही लोगों का भला होने वाला है। अब लोगों की याद इन पॉलिटिकल पार्टीज को आने लगी है, लेकिन क्या लोग अब थोड़े से एडवांस नहीं हो गए? वोटर्स क्या एडवांस नहीं हो गए? वो नहीं समझते हैं कि हम तो मौसमी हो गए हैं, जब चुनावी मौसम आता है तब हम याद आते हैं। लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चलता है सर? भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को पता है कि जब चुनाव आता है तो अन्य विभिन्न प्रकार के वादे किए जाते हैं। अभी कमलाकर जी बोल रहे थे विचारधारा, ठीक है, मान लिया कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, लेकिन उस विचारधारा को लेकर चलने वाला एक नेता होना चाहिए, और एक ऐसा नेता होना चाहिए जो कि जनता को दिखे। क्योंकि आज राजनीति परसेप्शन का खेल है। आपके परसेप्शन क्या है? तो क्या आपके पास नेहरू जी जैसे, इंदिरा गांधी जी जैसे या राजीव गांधी जैसे आपके पास नेता है? नहीं है। अब देखिए, बात यह है, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे राजनीति में जातीय समीकरण को साधते हैं। तो पार्टी जातीय समीकरण को साध लेगी, 40% तक का वोट पा जाएगी, 35 से 40%, वह पार्टी जीत जाएगी। अब देखिए, 4 पार्टियां हैं, मैं चारों से आपको बहुत शॉर्ट में 1 मिनट में लूंगा, बता देता हूँ। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, इनका तो पहले बात विचारधारा तो समझ में किसी को नहीं आए, क्योंकि कोई विचारधारा को लेकर चलने वाला नेता नहीं दिख रहा है। प्रियंका गांधी है, पुष्कर में नहीं है, इसे तो जमीन भी कुछ नहीं दिख रहा है। लल्लू जी है, ओडी मुझे नहीं कुछ दिख रहे हैं।
अब बताइए, प्रमोद तिवारी जीती बेटी का बयान आ गया कि प्रमोद तिवारी वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है या ऐसा वो देखना चाहती है, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कांग्रेस को पता है कि प्रमोद तिवारी केवल अपने फायदे की बात। सर जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, सब ब्रेक पे जाना मुझे सर। पार्टी ने क्या किया है, समाजवादी पार्टी जो है वो रथ यात्रा कर रही है, लेकिन उनको पता है कि मुस्लिम फैक्टर का जो ओवैसी फैक्टर है, इसके आने से उनको सही नुकसान होगा। बीएसपी को आज ब्राह्मण याद आ रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनके जो खुद वोट बैंक उसके स्तर लगा रहे हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी चाहे फ्री वाईफाई से लेकर विकास की राजनीति तक हो, अपना दल को साथ लिया है, क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को साथ लिया है, तीसरी मॉडल से कोरोना पर नियंत्रण पा लिया है, और कहीं न कहीं मुस्लिम महिलाएं भी उनके साथ है। तो यही दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी अब ठीक है त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बोलिए सर, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। यही कहना चाह रहे थे कि प्रोफेसर साहब जो है वो मुझसे ज्यादा अच्छी बैटिंग कांग्रेस के लिए जो मैं करता हूँ, उससे ज्यादा अच्छी बैटिंग बीजेपी के लिए कर रहे हैं। इनको सारी पार्टियों में कमियां दिख रही हैं, और योगी जी और बीजेपी जो शुद्ध रूप से 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए, बढ़ोतरी नहीं दे पाए, कोरोना पीरियड में इतना खराब परफॉर्मेंस रहा, जो सरकार बोलती है कि ठीक है सर, तो सरकार की खामियों को गिनाने के लिए मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए ना। चुनाव की नजदीकियों के चलते यूपी की सियासत के मिजाज को आज समझने का प्रयास है और खंगालने का यही प्रयास है कि आखिर राजनीतिक पार्टियों के दिल में क्या चल रहा है, वोटर्स को कैसे लुभाएंगे और वोट में कैसे तब्दील कर पाएंगे। सभी पार्टियों के सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। अश्विनी शाही बीजेपी से मेरे साथ हैं। अश्विनी जी, कल से बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन भी शुरू हो रहा है। ब्राह्मण 13% प्रदेश में और कहीं कहीं किसी किसी सीट पे 20% से भी ज्यादा का अधिकार क्षेत्र है उनका। ऐसे में बीजेपी के पास कौन सी स्ट्रेटेजी होगी ब्राह्मणों के दिल में उतरने की? बीजेपी को ब्राह्मणों के दिल में उतरने का क्या है, ब्राह्मण हमारे साथ है घनश्याम जी। अच्छा, हमारे वोटर है। हमको, मैं आपकी पिछली बहस में भी एक बार मैं ये बोल चुका हूँ कि ब्राह्मण नहीं, सारे समाज के लोगों ने हमको मिलकर वोट दिया, तो हम 300 से ऊपर रिकॉर्ड कायम किए, और फिर वही आशीर्वाद सबका मिलेगा हमको, फिर हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। घनश्याम जी, ब्राह्मणों को लुभाने का काम जो अप्रासंगिक हो चुके बहुजन समाज पार्टी के लोग करें। ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास यहाँ से 4-5-6% की पार्टी कांग्रेस है वो करे, बाकी समाजवादी पार्टी के साथ तो ब्राह्मण है नहीं, तो हमारे साथ ब्राह्मण है, उनका आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। और आज इस उत्तर प्रदेश में हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। इन लोगों की तरह जाति जोड़ो और जाति तोड़ो की बात हम नहीं करते हैं। लेकिन अपोजिशन लगातार ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करता रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, और वो स्थिति मंत्रिमंडल की भी पता चलती है कि मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, जो अधिकारी हैं उनकी स्थिति क्या है, और जितने एनकाउंटर्स हुए उनको भी ब्राह्मण विरोधी बताकर प्रचारित किया जा रहा है अपोजिशन के जरिए। सर, ये सारी चीजें लोगों के सामने चल रही हैं। घनश्याम जी, आपने खुद कहा अभी नैरेटिव सेट कर रहा है, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये लोग। हमने अपराधियों को मारा, अगर वो ब्राह्मण विरोध है तो हम वो करते रहेंगे। अपराधी अपराधी है। किसी ने वो सीओ के बारे में बात की जिसको ब्राह्मण अपराधी ने काट दिया, वहाँ ये कांग्रेस के लोग बैठे हैं या सपा के लोग बैठे हैं या कभी बसपा के लोगों ने वो सीओ की बात की नहीं की। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि हमारा डीजीपी ब्राह्मण, हमारा एसीएस ब्राह्मण, हमारा मुख्य सचिव ब्राह्मण, अब अधिकारियों की कौन सी बात करेंगे आप घनश्याम जी? हमने सारे ब्राह्मण ऊपर बैठाया। हमने, देखिए, जो हमने सम्मान देना है, अब हमको दूसरे किसी से नहीं सीखना है दल से कि हम सम्मान कैसे देंगे। हमने अपने मंत्रिमंडल में सबको बेहतर स्थान दिया है। महेंद्र पांडे जी उत्तर प्रदेश से जाकर केंद्र में बैठे हैं, कलराज जी हमारे श्रेष्ठ नेता हैं। ये सब लोग, ब्राह्मणों की कमी नहीं है मेरे पास। आज भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण खोजना नहीं है, ये नैरेटिव सेट किया गया है कि ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण हमारे साथ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सम्मान करना जानती है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे में अपना वजूद देखती है कि हमको सबको साथ में लेकर चलना है, हमको किसी को नहीं छोड़ना है। और हमारे अभी कांग्रेस के साथी कैसे कैसे कह गए, और घनश्याम जी आपके रिपोर्टर हर जगह है, लखनऊ से गोरखपुर जाने में गड्ढे कहाँ इनको दिखते हैं, ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए इन सब वार्डों से कांग्रेस, प्रियंका गांधी जब से आई है, देखिए कितने नेता, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे दूसरे नेता हो, छोड़कर इनका दल जा चुके हैं। प्रियंका गांधी का आना उत्तर प्रदेश में इनके लिए और घातक होता चला जा रहा है। सारे बड़े नेता इनको छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, अब ये है
5-6% के वजूद को अप्रासंगिक हो चुके अपनी पार्टी को बचाने के लिए कितने परसेंट तक आते हैं ये लोग, ये इनको देखना है। ठीक है सर, गोरखपुर से लखनऊ के बीच आपको सड़कों पे गड्ढे नहीं दिखाई देते होंगे, हो सकता है, लेकिन सर जो बनारस क्योटो बनने वाला था वहां एक ही बारिश में क्या कुछ हो गया था वो हमने देखा। बहरहाल उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मैंने प्रसंग मात्र आपको बता दिया। ठीक है, मुंबई देख लीजिए, बारिश हुई है मुंबई में, घरों में मुंबई क्योटो कहाँ बननी थी सर? मुंबई क्योटो कहाँ बननी थी? क्योटो तो बनारस ही बनना था सर जी। आज आर्थिक राजधानी है मुंबई हमारी। दिल्ली में भी पानी होता है तो वहाँ पर पानी लगता है। ठीक है सर, बारिश का भी एक समय होता है लेकिन निकल भी जाता है। आज का बनारस और 8 साल पहले का बनारस, आप अंतर बता दीजिए। वहाँ के रहने वालों एक सर्वे करा लीजिए आप अपने, आपके पास तो सब कुछ है। आज कंगन को आरती क्या, आपको सब सामने आ जाएगा सर। ठीक है, आप तो महादेव को घुटन महसूस होती है, उनकी घुटन को दूर करने का दावा करते हैं सर, हम तो फिर भी क्या है आपके सामने। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हैं। प्रोफेसर साहब, असल में ब्राह्मणों को लेके जिस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है प्रदेश में, और बहुजन समाज पार्टी जो कि आपकी एकदम निकटतम प्रतिद्वंदी है, उसके बाद आपके पास कौन सी ऐसी काट रह जाती है, कौन सा ऐसा तोड़ होता है जो आप 14 साल बाद जब बीएसपी को याद आ रही है ब्राह्मणों की, और उसके लिए वो इतने सम्मेलन कर रहे हैं, आप कुछ कर पाएंगे परशुराम की मूर्ति को लगवाने के अलावा? देखिए, आप ये बात को खुद मानते होंगे, सहमत होंगे कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। बाकी चीजें तो इतना आधार नहीं रखती हैं, इसलिए उस बातों पर मैं बहुत ज्यादा प्रकाश ना डाल करके सोनी जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि अगर चैनल पे झूठ बोलेंगे हो सकता है प्रदेश की जनता गुमराह हो जाए। मेडिकल कॉलेज का जो लगातार ढिढोरा पीट रहे हैं, 22 मेडिकल कॉलेज, 20 मेडिकल कॉलेज, मैं आपसे इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने क्या किया है कि जो प्रदेश के जिला हैं, जिला अस्पताल में एक बोर्ड लगा दिया गया है राजकीय मेडिकल कॉलेज। इसका उदाहरण आप प्रतापगढ़ में जाइएगा। अभी मैं 3-4 दिन पहले गया था, वहाँ देख के आया था, तो मुझे क्यूरियोसिटी भी जानने की, मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे है क्या। उस अस्पताल के अंदर जब मैं घुसा तो उस अस्पताल में ना ही कोई एक प्रोफेसर है, ना ही कोई एक स्टूडेंट है, लेकिन उसका बोर्ड राजकीय मेडिकल कॉलेज लगा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात है, जो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं वो पीपीपी मॉडल पे बनाने की बात कर रहे हैं। पीपीपी मॉडल पे बनाने का मतलब कि वो इतना ज्यादा महंगा होगा, उसमें गरीब ना तो पढ़ सकता है ना ही गरीब इलाज करा सकता है। ये मैदान का जैसा स्थिति हो जाएगी कि इसमें गरीब जा ही नहीं पाएगा। तो इनको क्या करना है कि संख्या बढ़ाना है, इसलिए बार बार ये मेडिकल का जिक्र किया करते हैं। दूसरी बात, ये जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था को आपने पंचायत चुनाव में देखा, इन्होंने महिलाओं के साथ क्या नहीं किया। महिलाओं को इन्होंने कपड़े खींचने का काम किया। इससे घिनौना चेहरा कभी भी किसी पार्टी का, किसी भी सरकार का किसी ने नहीं देखा होगा। कोरोना प्रबंधन में महिला सड़क पर परसों करने को मजबूर हो गई, फिर भी असोनी जी को कभी शर्म नहीं आई, चैनल पर भाषण आकर देते रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने काम की बात करूं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, उत्तर प्रदेश में 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप पता करवा लीजिएगा, सोनी जी भी पता करवा लीजिएगा। 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी ने बनवाए हैं। दर्जन भर इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए हैं, दर्जन भर मेडिकल कॉलेज बनवाए। उसके अलावा जो आपके इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज है उसके बारे में कोई बात नहीं है। ये जो बताते हैं, जो इन्होंने कहा अधूरा काम करने की बात है, अधूरा काम जो था वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अधूरा काम था। 80% काम समाजवादी पार्टी सरकार में हो गया था। 20% काम करने में इनको 4.5 साल लग गए और अभी तक कुछ नहीं हो पाया उसमें। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है चुनाव से पहले देश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है लखनऊ से आपका आगरा तक, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर यादव, जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो थोड़ा आपको अजीब नहीं लगता? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे पर ही प्रदेश की जनता ने आपको खारिज कर दिया था। सर मुझे अच्छे से याद है 1090 जो आपने हेल्पलाइन बनाई थी, सुन लीजिए, 1090 जो आपने हेल्पलाइन बनाई थी, जो महिलाओं की हेल्प करने के लिए थी, वहां पर बैठे लोग ही महिलाओं के साथ छेड़खानी कर देते थे। आपके मंत्रियों पे किस तरह के संगीन आरोप, आपके मंत्रियों पे किस तरह के संगीन आरोप लगे थे वो पूरे देश ने देखे। सर उसके बाद अब बीजेपी की लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अश्विनी जी जल्दी से काउंटर करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। धर्मेंद्र जी आऊंगा, धर्मेंद्र जी आ जाऊंगा, फिर आपके पास आ जाऊंगा। अश्विनी जी जवाब धर्मेंद्र जी को मैं देना चाहूंगा। पहला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 80% ये काम पूरा करके चले गए थे, तो हम लोग 15,000 करोड़ का इन्होंने जो है उसका बनाया था बजट, और उसके सारे टेंडर को हमने निरस्त किया और नए सिरे से 11,500 करोड़ में उस रोड को बनाने का काम किया। इन्होंने कुछ नहीं किया था, ये भ्रम फैला रहे हैं। दूसरा, मैं 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी का उदाहरण इन्होंने दिया, मैं जल्दी से सर।
गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ पर इन्होंने एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा दिया। वो आज से नहीं है, वो 50 सालों से पहले से है। लखनऊ में एक जो जानकीपुरम में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से हुआ करता था सरकारी, उसको भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा दिया। ये इन्होंने किया है और कह रहे हैं कि हमने बनाया है। ये देखिए ये काम और भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, ठीक है कमलाकर त्रिपाठी जी, आ रहा हूँ। प्रोफेसर यादव 1 to 1 नहीं है ना सर, 1 to 1 नहीं है। एसपी वर्सेस बीजेपी का कोई सीन नहीं है सर, एसपी वर्सेस बीजेपी नहीं है। और हम 2 विंडो भी प्ले नहीं करते सर, हम स्क्रीन पे 2 विंडो प्ले नहीं करते कि आप दोनों की फोटो चली जाएगी और आप ही लोग बोलते रहेंगे, ऐसा भी प्रावधान नहीं है सर मेरे शो में। सर आऊंगा सर, अभी आधे घंटे से ज्यादा का समय मेरे पास है, आ जाऊंगा सर, और लोगों को मौका देना है मैंने। कमलाकर त्रिपाठी जी, जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं तो फिर इस मायने में कांग्रेस एक जमाने में जो बहुत खास दिखाई देती थी वो बहुत गौड़ दिखाई देती है, बहुत छोटी दिखाई देती है। प्रमोद तिवारी और ललितेश त्रिपाठी के अलावा यूपी में कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करके कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेगा? देखिए घनश्याम भाई, पहली चीज तो आपको बताऊं कि हम लोग जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं रखते। अंगूर खट्टे हैं सर? हम नहीं, कोई आपको लग रहा होगा, हमारे लिए अंगूर खट्टे नहीं है। अगर हमें यही करना होता तो सन 90 से जो आज तक जो जातियों और धर्म का, अगर आप देखेंगे कमंडल और मंडल आने के बाद से ये जो राम मंदिर आंदोलन हुआ और उससे जो धर्म का पोलराइजेशन और जाति का पोलराइजेशन, उसी के बाद से कांग्रेस डिटोरेशन पे आई, क्योंकि हमने वैल्यूज को प्रेफर किया, हमने आइडियोलॉजीज को प्रेफर किया, हमने समाज को बांटने की राजनीति नहीं की। लेकिन अगर आप देखना ही चाहते हैं ब्राह्मणों का, तो डॉक्टर राजेश मिश्रा से लेकर के विनोद त्रिवेदी से लेकर के आपके हमारे ही जितिन प्रसाद जी को जो है इन लोगों को ब्राह्मण चेहरे के रूप में लेना पड़ा, क्योंकि जितिन प्रसाद अब आपके कहाँ रहे सर? अरे मैं कह रहा हूँ, इनके पास इन्होंने ब्राह्मणों का इतना उत्पीड़न किया है। अपराधी भी इनके लिए, देखिए अपराधी होता है, ये हर आदमी मानता है, लेकिन इनको धनंजय सिंह अपराधी नहीं दिखते, विनीत सिंह अपराधी नहीं दिखते, ब्रिजेश सिंह अपराधी नहीं दिखते, राजा भैया अपराधी नहीं दिखते, प्रभूषण सिंह अपराधी नहीं दिखते, ब्रिजेश सिंह के भतीजे सुशील को ये MLA बनाते हैं। तो आप ये समझिए, इनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है। उम्भा में सामूहिक नरसंहार होता है, 30 ट्रैक्टर भर करके लोग जाते हैं और पूरे गांव में जो है मांस मसाकर करते हैं। यहाँ इनके विधायक कुलदीप सेंगर जो है रेप में अभियुक्त होते हैं, चिन्मयानंद जो है रेप में अभियुक्त होते हैं, और इनके पीछे सारी की सारी पार्टी खड़ी होती है। इनकी स्थितियां ये देखिए कि इन्होंने जब 4.5 साल में कोई डिग्री नहीं दी, हर मौके पर ऊपर रहे, तो अब प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के द्वारा विभिन्न जातियों को साधने की कोशिश, अनुप्रिया पटेल जिसको इन्होंने किनारे कर दिया था, उनको फिर से लेना पड़ रहा है। तो वर्मा जी को ले रहे हैं, लोगों को मैनेज करने के लिए पंकज चौधरी को ले रहे हैं, इनको ले रहे हैं, उनको ले रहे हैं। एक गुलदस्ता जो बनाने की कोशिश की गई है, उसके पहले एक शेर है कि गुलदस्ते पर एक जहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है, आपकी जो मानसिकता है वो गलत है, आपका जो अप्रोच है वो गलत है। और अभी तो हास्यास्पद लगा कि अश्विनी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जल्दी उठाकर शिलान्यास करके और चली गई, पर अभी ये क्या कह रहे हैं कि हम 15 से 20 कॉलेज का सपना है, उनके साल के हसीन सपने आप होंगे घनश्याम भाई, जब 4.5 साल बीत गए तो अभी ये मेडिकल कॉलेज का सपना देख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है त्रिपाठी जी, मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर विवेक सिंह, एक इंस्टेंट रिएक्शन आपका। सब ब्राह्मणों के लिहाज से कौन सी पार्टी कितनी मजबूत दिखाई देती है, सर संक्षेप में बोलेगा, मुझे ब्रेक लेना है। जी देखिए, हम सबको पता है कि ब्राह्मण जो है समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया है, और अगर हम देख लें ब्राह्मण और ठाकुर को मिला दो लगभग 20% की आबादी है, और 20% और 20% को ला सकती है, और इसीलिए ज्यादा फोकस ब्राह्मणों पर किया गया है, क्योंकि ये एक नेतृत्व प्रदान करता है।
ठीक है सर, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रखना है। लोकतंत्र आप देख रहे हैं। लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं यूपी की सियासत की और इन सियासतदानों की कि इनके तर्कश में कौन सा ऐसा तीर है जो वोटर्स के मन मस्तिष्क को भेद जाएगा। राजनीतिक दलों की आखिर कौन सी ऐसी तरकीब है जिससे भिड़ाकर वो लोगों के मन में उतरेंगे और उन्हें वोटों में तब्दील कर पाएंगे। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही साहब, ये फ्री वाली बैसाखी तो आप पकड़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। आप बोलते थे कि फ्री की चीजें बांटना गलत है। जब आम आदमी पार्टी बिजली फ्री देने की बात करती थी, सर ये वाईफाई दिया जा रहा है फ्री में, ये किस रणनीति के तहत है? घनश्याम जी देखिए, फ्री वाईफाई, फ्री का मतलब नहीं, आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है और किसी से छुपा नहीं है कि टेक्नोलॉजी में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ा है। उसमें अगर हम फ्री वाईफाई दे रहे हैं तो ये जनता सेवा है। ये फ्री वाईफाई जो है कोई हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और बिजली और पानी में नहीं दे रहे हैं। फ्री वाईफाई हम दे रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, बैंकों का सारा काम इस समय लेन देन जो है मोबाइल से हो रहा है, बहुत सी चीजें मोबाइल से लोग करते हैं। तो 17 शहरों में अगर हम दे रहे हैं उनको, तो वो जनता के लिए जो ये कहते हैं कि हमारे पास आपने मोबाइल नहीं दिया, हमको जैसे वैक्सीनेशन ही कराना है, तो लोग नहीं डलवा पा रहे हैं। अगर कहीं उनके पास नहीं है, उन्होंने स्लॉट नहीं बुक कराया, तो इस टाइप की चीजों के लिए लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है अश्विनी जी, जरूरी क्या है सर? मुझे 24 घंटे बिजली मिल जाए सस्ते दामों पे, मुझे साफ पानी मिल जाए, मेरी सुरक्षा हो जाए, मुझे स्वास्थ्य चिकित्सा मिल जाए, स्कूल मिल जाए, या फिर मुझे वाईफाई मिल जाए? प्रायोरिटी तय करिए सर, आप खुद करिएगा। जरूरी क्या है? हम शिक्षा पर हमने ध्यान दिया है। सबसे 17 से में सब सरकार आई है, सबसे उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति आप देखिए। सर शिक्षा पे अगर ध्यान दिया गया था तो निशंक साहब को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? निशंक साहब को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी सर? मुझे ये बता दीजिए ना। देखिए, हटाने की बात, स्वास्थ्य की अगर बात सही थी तो हर्षवर्धन साहब को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कयास है घनश्याम जी, ये कयास है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, किसको रखे किसको हटाएं। वो कयास हम आप कुछ लगाते रहे। परफॉर्मेंस के आधार पे तो होता होगा ना, परफॉर्मेंस के आधार पे होता होगा ना। शिक्षा के मामले में यानी पोखरियाल निशंक वो आपको वो गुणवत्ता नहीं दे पा रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री आपको वो गुणवत्ता नहीं दे पा रहे थे। इसका मतलब घनश्याम भाई, मैं बोल लूं? बोलिए सर, बोलिए, लेकिन ट्रैक पे रहिएगा सर प्लीज। गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है कि हम इस मंत्री को हटाएंगे और इस मंत्री को रखेंगे, इस कारण से हटाएंगे। वो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। अच्छा, जिस वजह से जिसके कारण से हटाएंगे, लॉटरी निकलती है इसका मतलब? हमने शिक्षा पे लॉटरी निकलती है, हमने स्वास्थ्य पे काम किया। देखिए सर, तो अगर ऐसे नहीं निकालते तो लॉटरी निकलती है। बोलने नहीं देंगे। नहीं तो बताते चलिए ना, आप बताते चलिए। अगर परफॉर्मेंस आधार नहीं है, अगर परफॉर्मेंस आधार नहीं है अश्विनी जी, अगर परफॉर्मेंस आधार नहीं है तो सबके नामों की पर्चियां डाली जाती हैं, एक डब्बे में डाला जाता है और निकाला जाता है, फिर ऐसे होता है क्या? नहीं तो क्या मतलब मीडिया तय करेगा? नहीं बताइए ना सर, मीडिया कम से कम ये पूछ तो ले सर। इतनी हिम्मत सर, इतनी साहस लेने की अनुमति तो दीजिए हमको कि पूछ पाए। चाहते हैं तो आप बताइए, मीडिया तय करेगा या विपक्ष तय करेगा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसको? तय तो आपको ही करना है, लेकिन कैसे करेंगे ये तो बता देंगे साहब। वो छोड़ दीजिए, वो विषय पर कयास लगाना छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में हमारे जितने ये भाई हैं, सबने आप लोगों के साथ सबने कयास लगाए, हटा दिया गया, हटाया जा रहा है। आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, आ रहा हूँ। सब चीज सामने आ गई। हमने शिक्षा पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। देखिए, कोरोना में हमने बेहतर प्रबंधन किया और माननीय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश का दौरा कर, जिसमें माननीय पिछले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा जाने से डरते थे, कम से कम 50 दौरा नोएडा का किया इन्होंने और गए। वो लोग जाने से अच्छा, ये भी उपलब्धि है? हर गाँव, अच्छा, ये भी उपलब्धि है सर, बड़ी हैरान करती है। अगर मुख्यमंत्री जी नोएडा आ गए, दौरा कर दिया, तो ये भी उपलब्धि है सर। इसे उपलब्धि तो मत बताइए सर प्लीज। घनश्याम जी, बीच में बात आप पकड़ के और चीजों को मैं कह रहा ना पकड़ूं सर, मेरा धर्म है आपको पकड़ना सर। बीच में सुन तो लीजिए, बताइए। बात नहीं सुनेंगे तो अर्थ का अनर्थ जाएगा जनता के बीच में। आप ही बता रहे हैं, बताइए, फैला रही है, जल्दी से बताइए सर। मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले का दौरा किए कोरोना से ग्रसित होने के बाद। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बता दे। कोरोना में इन लोगों ने क्या किया? लखनऊ में 4 अकाउंटेबल कौन है? फिर मैं बीच में बोलूंगा, अकाउंटेबल कौन है? आपकी विपक्ष? मैं हूँ। तो आप इसे पूछूंगा ना सर, मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से नहीं पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया। सर, आपकी सरकार है, आपको वोट दिया था हमने किया।
और हमको WHO से लेकर विश्व की ऑर्गेनाइजेशनों ने ये कहा कि योगी जी का बेहतर प्रबंधन है और कोरोना में सबसे ज्यादा टेस्ट हमने किया, सबसे ज्यादा हमने जो है वैक्सीनेशन का काम किया है, किसी ने किया? यही WHO ने क्या कहा ये आपको पता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा, फिर उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा शुरू कर दें क्या? छोड़ दीजिए सर। त्रिपाठी जी जल्दी से बोलिए, ब्रेक पे जा रहा हूँ। आपके प्रदेश के दैनिक जागरण ने क्या कहा? ठीक है सर ठीक है त्रिपाठी जी। क्यों सर, दैनिक जागरण पर भी चर्चा करिए ना। जो पीले कपड़े, अश्विनी जी बोलने दीजिए सर, 1 मिनट सर, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अश्विनी जी आ रहा हूँ आपके पास। त्रिपाठी जी जल्दी से बोलिए। दफन कर दिया गलत तरीके से कि वो लाशें ऊपर तक, जिस तरीके का दैनिक जागरण ने लिखा था, मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम आया तो दैनिक जागरण का भी नाम लेना पड़ेगा मुझे लेना पड़ेगा। आ रहा हूँ अश्विनी जी। थी वो पिछले कपड़ी तस्वीरें। अश्विनी जी आ रहा हूँ। दुना और इस देश में ऑक्सीजन की क्राइसिस होती है। ये योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर में मेनिंजाइटिस लड़के मरते हैं तो इनकी बयान देते हैं हेल्थ मिनिस्टर कि बच्चे तो सितंबर माह में मरते रहते हैं। ये गैर संवेदनहीन सरकारें हैं जिन्हें इस बात लज्जा नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस को बीजेपी पे तीर छोड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। उनका रोड मैप क्या है? यहाँ पे वो थोड़ा सा फिसड्डी दिखाई देते हैं। त्रिपाठी जी मैं उम्मीद कर रहा हूं अगली बार आए तो आप अपना विजन भी मुझे बताइएगा। प्रोफेसर साहब अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में होने वाला है जो बीजेपी से खफा है। इस किसान को अपने में पाले में करने के लिए किस तरह की रणनीति अख्तियार की जाएगी? घनश्याम जी, एक तो बहुत आपने मिजाज करवाया, मैं अश्विनी जी की बात का जवाब नहीं दूंगा, अच्छा नहीं होगा। जो इन्होंने एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात बताई कि लखनऊ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें उसका कैंपस था। समाजवादी पार्टी सरकार में उसका भव्य कैंपस जानकीपुरम विस्तार में बन चुका है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी पूरी तरह से शिफ्ट हो गई है। शायद इनको जानकारी नहीं है, इस यूनिवर्सिटी से लगभग 750 इंजीनियरिंग कॉलेज एफिलेटेड हैं और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। समाजवादी पार्टी अब इससे आगे इस पे ठीक है, आपकी बात वाईफाई के लिए अभी वाईफाई टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहे थे, आपने फ्री की बात पूछी तो इन्होंने फ्री को इतनी बार फ्री बोला कि लगता है कि वो फ्री में नहीं देना चाह रहे हैं। वास्तविकता इनकी यही है, जैसे जियो का सिम फ्री देते थे, आज चुनावी मुद्दे में युवाओं को लुभाने के लिए वाईफाई फ्री का अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन जैसे जियो का सिम मिलता था ठीक उसी तरह चार्ज भी करेंगे। अरे सर, जो आपने लैपटॉप बांटे थे वो इसी वाईफाई से चलने हैं। वो लैपटॉप पड़े हुए जंग लग गया उनमें, वो इसी से चलने हैं। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, दोबारा लैपटॉप पहले चलाना जाने उसके बाद बांटेंगे, तो बांटने की बात तो बाद में आएगी। दूसरी बात यह है कि जो इनको मुख्यमंत्री ने पहले दिन शपथ लेने के बाद, आप सोचो कि जिस आदमी शपथ लेता है तो शायद मुझे लगता है 5 मिनट तक सही बोलेगा, झूठ नहीं बोलता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप हो सकता है इस बात से सहमत हो कि नहीं हो, मुझे नहीं पता है। उस दिन उन्होंने पहला काम जो बताया था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश की। मैं नोएडा में रहता हूँ, आप नोएडा में आइए, मैं आपको 1000 गड्ढे दिखाऊंगा। दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में गड्ढा है, इसमें सड़क का गड्ढा नहीं दिखता है। उसमें समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? समाजवादी पार्टी ये कर सकती है, जिस दिन हमारी सरकार आएगी वास्तविक गड्ढा मुक्त सड़कें आपको मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आप तो ऐसे कह रहे हैं, आप नवोदित कलाकार हैं, पहली बार लॉन्च होने जा रहे हैं। सर आपको तो देखा हुआ है, आपको जांचा परखा हुआ है सर, आप पहली बार लॉन्च नहीं हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा हाईवे है जहाँ पे फाइटर प्लेन कर सकता है? मुझे बताओ जरा, आप खुद बता दो, अश्विनी जी बता दे, बताइए आप। इसके बावजूद भी आपको लोगों ने हटा दिया? नहीं, बताइए ना, आप मुझे बताइए, नवाचार किए कि नहीं किया, मुझे बताइए। हाईवे से सरकार चल जाए, सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। आदमी के पेट पे लात मारकर सरकार नहीं बनाया जाता है, लाशों से खेल कर सरकार नहीं बनाया जाता है। इनकी विकास की गंगा तो बहने की बात सुनी थी मैंने, लेकिन विकास की गंगा कभी बही नहीं। लेकिन ठीक है सर, आखिरी फेज में सबको समय देना है मुझे। ठीक है, ओके सर। प्रोफेसर विवेक, असल में ये फ्री वाली चीजें, मूर्ति लगाने वाली चीजें, फ्री में उपहार बांटने वाली चीजें सब कितनी रेलेवेंट होती हैं? लोग वाकई क्या इसके आधार पे अपने वोट तय करते हैं? जी घनश्याम जी, मैं 1 मिनट लूंगा क्योंकि मैं पहले भी जवाब नहीं दे पाया था। देखिए, खरीद की चीजों बाद में कुछ फायदा हो सकता है, पर कोई ऐसा विधानसभा जैसे चुनाव में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात अभी बोला गया था ब्राह्मणों को लेकर, तो मैं एक बात कहूंगा, देखिए ब्राह्मणों में नाराजगी नहीं है, ब्राह्मणों में भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है और ब्राह्मण समाज सभा जो है उसकी ये पहचान रही है जो हर समय वो विरोध करता है जो भी नकारात्मक चीजें हैं। विकास दुबे जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल उचित थी और कार्रवाई को उचित कार्रवाई करना चाहिए, तो कार्रवाई बिल्कुल सही थी और इस पर नहीं करना चाहिए लोगों को।
अभी धर्मेंद्र जी ने एक बात कही, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि प्रतापगढ़ वगैरह की बात किया, जो कि प्रतापगढ़ सुल्तानपुर की, तो मैं एक बिलोंग करता हूँ। तो प्रतापगढ़ के सुल्तानपुर के डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर और स्टूडेंट अगर ना दिखे तो समझ में ठीक है सर समय मेरे पास अब नहीं, माफी के साथ सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं और किसी के पास दोबारा जा भी नहीं पा रहा हूं। पीसीआर मुझे लगातार कह रहा है कि मुझे शो वाइंड अप करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज हम बात करें तो यूपी की सियासत में, जिसकी सियासतदान अपने अपने तरीके से तैयार है, लेकिन बारी आपकी है। आपको तय करना है कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, विकास के पैमाने आपके लिए क्या है, उसी आधार पर वोटिंग भी होनी चाहिए। हालांकि अभी समय थोड़ा सा बचा हुआ है, सोचने के लिए भी है और सभी पार्टियों के पास भी है। अब वो किस तरह की रणनीति अख्तियार करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। एपीएन देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।